नमस्कार। हम ग्रामसी की चर्चा कर रहे थे और ग्रामसी में हमने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी के अंतर देखे। इसके बाद हम उससे आगे की चर्चाएं करते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो हेजेमनी की चर्चा करेंगे। ये कई बार तो सीधा ही लिखा आता है, इतना ही शब्द आएगा हेजेमनी, और किसके साथ मिलान करना होगा? ग्रामसी के साथ। पहले हेजेमनी को समझ लेते हैं, इसके और संदर्भ भी समझ लेते हैं, और फिर घूम फिर के फिर किसके ऊपर आ जाएंगे? हम ग्रामसी के ऊपर आ जाएंगे। हेजेमनी, मैं कहता हूं इतना ही शब्द ठीक है। इसको अगर आपके छवि बन नहीं जाएगी, जरूरी नहीं कि हम उसकी हिंदी करें, प्रभुत्व से भी काम चल जाएगा। ये शब्द आया था सबसे पहले जब नगर राज्य हुआ करते थे, तो अन्य राज्यों के ऊपर एथेंस के दर्शन का, एथेंस की संस्कृति का प्रभुत्व दिखाने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? हेजेमनी। एथेंस की फिलोसॉफी, एथेंस की कला, एथेंस की संस्कृति, एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था बड़ी श्रेष्ठ थी। अन्य नगर राज्यों पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। वो उसके फॉलोवर्स थे कि हमारे यहां भी पैदा होना चाहिए प्लेटो, हमारे यहां भी पैदा हो सुकरात, हमारे यहां हेरोटोड्स पैदा हो, हमारे यहाँ थ्रेसिमेक्स जैसे लोग पैदा हो। तो वो उसकी हेजेमनी थी, वैचारिक प्रभुत्व था उसका। उसके विचार बड़े सशक्त थे। फिर ये हेजेमनी बाद में इसका शब्द का प्रयोग किया बाद में ग्रामसी। तो ये ग्रामसी ने इस शब्द का प्रयोग वर्ग के संदर्भ में किया। उन्होंने तो नगर राज्यों के संदर्भ में किया है, एथेंस का वर्चस्व दिखाने के लिए, प्रभुत्व दिखाने के लिए। इन्होंने वर्ग के संदर्भ में किया कि वर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बुर्जुआ, दूसरे होते हैं सबाल्टर्न। तो हम एक शब्द पढ़ते हैं सबाल्टर्न। सबाल्टर्न को बोलते हैं उपाश्रित वर्ग। उपाश्रित वर्ग है, उसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते। जिनको सर्वहारा बोला जाता है उसको वो थोड़ा सा और रूप बदल के क्या बोल देता है? सबाल्टर्न बोल देता है। अब हम देखें कि प्रोलेटेट में और सबाल्टर्न में फर्क क्या है। चलिए, वर्ग दो हो गए, एक बुर्जुआ हो गया और एक सबाल्टर्न हो गया, या इसको हम क्या बोलेंगे? उपाश्रित बोलेंगे। अब इसने सर्वहारा का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि सर्वहारा सिर्फ दिखाता है आपके भौतिक वर्चस्व को, गरीबी को दिखाता है, आर्थिक गरीबी को ये, और उसको आर्थिक गुलामी को दिखाता है। आर्थिक गुलामी के साथ साथ ये वाला शब्द आपकी मानसिक गुलामी को भी दिखाता है। उपाश्रित लोग वो होते हैं जो वैचारिक रूप से भी नियंत्रण में होते हैं, किसके? बुर्जुआ के। वो सबाल्टर्न होते हैं। तो अब बताओ, सर्वहारा मेरे सबाल्टर्न में से ज्यादा बुरी स्थिति किसकी होती है? ठीक है, एक औरत आर्थिक रूप से अपने पति के ऊपर निर्भर है, मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं, तो वो क्या है? आर्थिक रूप से निर्भर है, वो सर्वहारा है। आर्थिक रूप के अलावा वो उसके ऊपर वैचारिक रूप से भी वही हावी है, उसके ऊपर पितृ सत्तात्मक समाज है। वो कहता है तेरा काम बच्चे पालना है, चूल्हे चौके तक तो सीमित है, तो वही करेगी जो मैं निर्णय करूंगा। तो उसके मस्तिष्क पे भी उसका व्यक्ति का प्रभाव है। तो ये क्या है? जैसी पति घर में आता है, वो पहले पानी गर्म करके रख देती है, भोजन पहले ही तैयार कर लेती है, गर्म कर लेती है, उसके ऊपर वैचारिक प्रभुत्व है। तो आदमी को दो तरीके से दबाया जा सकता है, लठ से भी और मस्तिष्क से भी। तो ये वैचारिक रूप से भी प्रभुत्व दिखाता है, वो सबाल्टर्न है। अब हम समझ गए हेजेमनी क्या है। अब बाद में अब इसका वर्तमान संदर्भ और करते हैं कि आजकल हेजेमनी कहाँ प्रयुक्त होती है। तो अपने एक पूरा टॉपिक है, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें है अमेरिकन हेजेमनी। पूरे संसार के ऊपर अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको दिखाया गया है। और कैसा वर्चस्व? तो हेजेमनी में फिर समस्त प्रकार के वर्चस्व आ जाते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल भी है, उसमें इकोनॉमिक भी है, उसमें उसका मिलिट्री का सैन्य वर्चस्व भी है, उसमें उसका कल्चरल वर्चस्व भी। सब प्रकार का वर्चस्व है, उसको हम फिर हेजेमनी बोल देते हैं, आजकल प्रभुत्व बोल देते हैं। जो अमेरिका का था लगभग 1990 से लेकर और 2008
8 तक मान लो, जब तक कि 8 की मंदी नहीं आई थी। अब वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, भारत मजबूत हो रहा है, चीन बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, यूरोपीय संघ भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, मुस्लिम आतंकवाद भी है, बहुत कुछ है, हम बाद में चर्चाएं करेंगे। अब हम हेजेमनी का एक और ही अलग अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, वो है वर्गीय वर्चस्व के रूप में, वर्ग के प्रभुत्व के रूप में। और इसका जो मूल तात्पर्य होता है, जब हम ग्रामसी की चर्चा करते हैं तो इसका तात्पर्य है कैसा प्रभुत्व? वैचारिक प्रभुत्व। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर वैचारिक प्रभुत्व कर लेता है, या हम कौन से प्रभुत्व की चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर? सांस्कृतिक प्रभुत्व की चर्चा करते हैं, तो उसको हम हेजेमनी बोलते हैं। कार्ल मार्क्स बोलता है वर्चस्व एक ही होता है, वो होता है आर्थिक वर्चस्व। वो कहता है आर्थिक वर्चस्व नहीं होता, एक और खतरनाक वर्चस्व होता है वैचारिक वर्चस्व या सांस्कृतिक वर्चस्व। अब आप कह सकते हैं कि ये जो वर्चस्व था, इस वर्चस्व का निर्माण करने वाली कौन सी सुपर स्ट्रक्चर है जो इसका निर्माण करती है? ये वाली हेजेमनी कौन लेके आता है? नागरिक समाज की जो भी संरचनाएं, जिनको हम वैधता मूलक लेजिटिमेसी सुपर स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, उन सब का काम कौन सा प्रभुत्व स्थापित करना है? वैचारिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना है। चलिए, ये ग्रामसी की हेजेमनी यही है। तो हालांकि जो वर्चस्व होता है उसमें दोनों संरचनाएं काम आती है, उसमें वैचारिक प्रभुत्व के लिए नागरिक और शारीरिक प्रभुत्व के लिए राजनीतिक समाज, लेकिन मूलतः कौन सी संरचनाएं होती है? नागरिक समाज वाली, जो वैचारिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व लेके आती है, वो हेजेमनी का निर्माण करती है। अब इस हेजेमनी का निर्माण करने के लिए, यानी शक्ति की बजाय किसको दबाया जाए? आपके विचारों को दबाया जाए, मस्तिष्क को दबाया जाए। अब ये हेजेमनी का या वैचारिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का निर्माण कौन करते हैं? तब एक नया कंसेप्ट आता है कि इनके निर्माण के लिए जरूरी होते हैं इंटेलेक्चुअल्स, या जिनको हम क्या बोलते हैं? बुद्धिजीवी बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व का निर्माण किया जाता है। ये वो वर्ग होता है बुद्धिजीवियों का जो अपने नागरिकों के मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण करते हैं, उनको बुर्जुआ मूल्य उनके मस्तिष्क में बिठाते हैं और बुर्जुआ राज्य की वैधता की स्थापना करते हैं। वो बुद्धिजीवी होते हैं। अब ये ग्रामसी बोलता है कि ये जो बुद्धिजीवी होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ये वैचारिक प्रभुत्व का निर्माण करते हैं, राज्य इनके पीछे खड़ा रहता है, इन बुद्धिजीवियों के पीछे। तो ये कहते हैं ये बुद्धिजीवी है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, और मूलतः ये जो विचार है ये किससे प्रभावित है? क्रोचे, जिनको हम क्या कई बार क्या बोलते हैं? इसको क्रोचे भी बोलते हैं। ये बुद्धिजीवी का मूलतः विचार उससे लिया हुआ है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज तक तो हम ये सोचते आए थे कि एक राजनीतिक सत्ता में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। एक राज्य में जो महत्वपूर्ण सत्ता होती है वो सेना और पुलिस की होती है। हम पहली बार देखेंगे कि एक राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? चाहे समाज का कोई भी रूप हो, बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आ गया हेजेमनी को हम समझ गए है क्या। कई बार तो इतना ही पूछा जाता है, हेजेमनी के स्वरूप दो हैं, एक है कल्चरल हेजेमनी या आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। अब ये आइडियोलॉजिकल हेजेमनी जब हम बार बार शब्द पढ़ रहे हैं तो ये बताओ किससे प्रभावित लग रहा है? ये आइडियोलॉजी शब्द आते, आइडिया आते, किससे हेगल से प्रभावित लग रहा है ना। ये के लिए आर्थिक तत्व भी महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि कौन से तत्व? वैचारिक महत्व है। तो यहां परिवर्तन में कौन भूमिका निभा रहे हैं? हाँ, आखिर क्यों नहीं हो रही है ब्रिटेन, इटली, जर्मनी जैसे देशों में क्रांति? क्योंकि सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है? आर्थिक तत्वों को पढ़ाया जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है। तो अब होगा क्या? अब क्रांति कैसे होगी? तो कार्ल मार्क्स ये ग्रामसी बड़ी जोरदार बात बोलता है कि क्रांति हो क्यों नहीं रही। अब आप बताओ कि विकसित औद्योगिक समाजों में क्रांति होनी थी, लेकिन वो रूस जैसे देश में हो गई, इटली में नहीं हुई, ब्रिटेन में सबसे पहले वहां भी नहीं हुई, जर्मनी फ्रांस में नहीं। कारण क्या था? हेजेमनी, इससे क्रांति होने ही नहीं देता। ये विकसित औद्योगिक समाजों में क्रांति क्यों नहीं होती? क्योंकि वह हेजेमनी आ गई। तो ये कहता है कि आप जो कार्ल मार्क्स जो वर्णन करके गया है वो बड़ा सरल वर्णन है, जबकि पूंजीवादी जो समाज होता है वो बड़ा क्या होता है?
क्लिष्ट होता है, बड़ा टफ होता है, वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता जितनी आसानी से कौन समझा के चला गया है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कुछ नहीं बताओ, मजदूरों को ये कहो कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, उत्पादन के साधन होते हैं, तुम क्रांति कर दो। अब वो कहने से क्रांति थोड़ी कर देगी, उनके विचार में शुरू से क्या घुसाया गया है, पूंजीवाद की जय जयकार घुसाई गई है। अब मैं आपको कहूं कि ऐसे करो भाई, तुम सब क्रांतिकारी हो जाओ, और जब शादी करो ना तो जाति से बाहर करना और धर्म से बाहर करना, कर लोगे क्या? कितना जोर लगा लो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम जाति ने और धर्म ने हमारे मस्तिष्क के ऊपर कैसा प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, सांस्कृतिक वर्चस्व, वैचारिक वर्चस्व, आइडियोलॉजिकल सॉरी मैं आइडिया का वर्चस्व आ गया है, कल्चरल वर्चस्व आ गया है, ये हमें करने ही नहीं देता। तो नहीं होती क्रांतियां, तो फिर क्रांतियां करने के लिए क्या जरूरी है? तो कार्ल मार्क्स कहता है कुछ मत करो, अपने आप चेतना आएगी और क्या हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। वो ऐसे नहीं होगा। वो ये कहता है कि पहले जो साम्यवादी विचारधारा है वो लोगों के दिमाग में बिठानी पड़ेगी। उसके लिए नागरिक समाज पे पहले कब्जा करना होगा, नागरिक समाज के ऊपर। और जब नागरिक समाज पे कब्जा होगा फिर कौन से समाज के ऊपर होगा, राजनीतिक समाज के ऊपर। और हम सीधा ही क्रांति के माध्यम से काय पे कब्जा करने चले हैं, राजनीतिक समाज के ऊपर। राज्य पे सीधा ही कब्जा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, हम इसके लायक ही नहीं है, हमारे मस्तिष्क में क्रांति के विचार ही नहीं उठते। तो पहले जो सर्वहारा के या उपाश्रितों के जो बुद्धिजीवी होंगे वो कौन सी संस्थाओं पे कब्जा करेंगे, नागरिक समाज पे कब्जा करेंगे। तो पहले बताओ क्या करना होगा, पहले विचारों को बदलना होगा। विचार कब बदलेंगे, जब मार्क्सवाद से प्रभावित लोग परिवारों में घुसेंगे, चर्च में पादरी बनेंगे, पीयर्स ग्रुप के वो नेता बनेंगे, जब वो क्लबों के अंदर जाएंगे वहां अपना प्रभाव फैलाएंगे, बहस करेंगे, और जब वो विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में क्या बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, तब वो फिर है ना लोगों का माइंड वॉश करेंगे इन जगहों पे जाके, नागरिक समाज में जाके, और फिर लोगों को समझाएंगे, और फिर लोग किसके लिए तैयार होंगे, क्रांति के लिए। तो आपको आइडियोलॉजिकल हेजेमनी करने के लिए कौन सी संस्थाओं में घुसना होगा, नागरिक, तब आप इस हेजेमनी से लड़ सकते हैं, वरना आप लड़ नहीं सकते। ठीक, तो अब नागरिक समाज में कौन घुसेंगे, तो इसके लिए आपको क्या तैयार करने होंगे, बुद्धिजीवी तैयार करने होंगे। ये बुद्धिजीवी तो होते हैं जो वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं, बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाता है। अब ये बुद्धिजीवी वो कहता है दो प्रकार के होते हैं। एक बुद्धिजीवी होते हैं परंपरागत बुद्धिजीवी, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ये परंपरागत बुद्धिजीवी। ये सामाजिक संरचनाओं से दूर रहते हैं, ये उनमें कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते, ये वर्ग से बाहर रहते हैं, कभी वर्ग की चर्चा नहीं करते। ये अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा क्या बनाते हैं, यथास्थिति स्टेटस को वो बनाए रखते हैं, परिवर्तन नहीं होने दे। अभी समझेंगे क्या है। वर्ग से बाहर रहते हैं, कभी वर्ग नहीं करते, यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, प्रचलित व्यवस्था के समर्थक होते हैं। यथास्थितिवाद का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसके ये क्या होते हैं, समर्थक होते हैं, प्रचलित व्यवस्था के समर्थक होते हैं। ये जो तात्कालिक समाज के जो पादरी होते हैं, ये नहीं कहते कि हम बुर्जुआ के, ये नहीं कहते कि हम सर्वहारा के, ये नहीं कहते हम सामंतों के, ये कहते हम तो कौन है, पादरी। और फिर क्रांति नहीं, क्रांति नहीं भाई, जो वर्तमान व्यवस्था ईसा मसीह का ये व्यवस्था क्या है, ठीक है, क्रांति नहीं करनी, हिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी, बस एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे करना है, हम उनको समझाएंगे। तो ये यथास्थिति को बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं, ये परंपरागत बुद्धिजीवी होते हैं। ये वैज्ञानिक टाइप साहित्यकार जो होते हैं, कवि होते हैं, तो तात्कालिक कवि, ये दरअसल होता क्या है तो ये बुद्धिजीवी, लेकिन ये होते क्या है, परंपरागत। परंपरागत वो होते हैं जो परंपराओं से चिपके रहते हैं। दूसरे होते हैं ये सावयव बुद्धिजीवी होते हैं।
ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, सावयव या जैविक बुद्धिजीवी होते हैं, ऑर्गेनिक। यहां सावयव का तात्पर्य है कि ये बुद्धिजीवी अपने वर्ग और अपनी संस्थाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हम इसके ही समर्थक हैं, सरेआम स्वीकार करते हैं। वो सावयव ऑर्गेनिक अपने अंगों से जुड़े रहते हैं, सावयव होते हैं जीव की तरह। तो इनको हम कौन से बुद्धिजीवी बोलते हैं? जैविक बुद्धिजीवी। अब हम छोटे छोटे कुछ मुद्दे जीते हैं, इन दोनों को अंतर देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ग्रामशी कहता है कि हर एक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, लेकिन वो बुद्धिजीवी का काम नहीं करता। हर एक व्यक्ति फिलोसोफर होता है, लेकिन वो फिलोसोफी काम नहीं करता। क्या नहीं करता? इसका तात्पर्य वो है कि समाज में परिवर्तन लाने के प्रयास नहीं करता। तो समाज को यथास्थिति बनाए रखने वाले तो कौन से बुद्धिजीवी होते हैं? परंपरागत बुद्धिजीवी। और जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, समाज में नयापन लाना चाहते हैं, वो कौन से बुद्धिजीवी होते हैं? तो ये यथास्थितिवादी नहीं होते, बल्कि ये स्थापित चीजों को बदलने वाले होते हैं। ये स्थापित चीजों में, स्थापित परंपराओं में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये बदलाव प्रेमी होते हैं। अब ये पैदा कैसे होते हैं? ये कहते हैं ये पैदा होते हैं उत्पादन की प्रणाली बदलने के साथ ही। पहले जो सावयव बुद्धिजीवी थे वो हमेशा ही किसका गुणगान किया करते थे? सामंतों का। सामंती समाज अपने सावयव बुद्धिजीवी तैयार करता है, ये घनिष्ठ रूप से उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनसे ये फायदा लेते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं। ये इनकी सामंतों की जय जयकार करते हैं, उनके पक्ष में कविताएं लिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं हाँ हम तो किसके हैं? सामंतों के, इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। ये कल्चरल हेजेमनी तैयार करते हैं सामंतों के पक्ष में। फिर एक दिन क्या होता है? उत्पादन की प्रणाली बदल जाती है और हाथ चक्की की बजाय क्या आ जाती है? भाप चक्की आ जाती है। उस दिन उद्योग खड़े हो जाते हैं। उद्योग खड़े होते ही और सामंती समाज है उसकी खिलाफत शुरू हो जाती है, और खिलाफत शुरू हो जाती है तो सामंती समाज के खिलाफ कुछ बुद्धिजीवी खड़े होते हैं। देखो कौन खड़ा हो रहा है? पहले कौन खड़े होते हैं? बुद्धिजीवी खड़े होते हैं। इन बुद्धिजीवियों में एक बुद्धिजीवी है मार्टिन लूथर किंग। ऐसे बुद्धिजीवी में एक है मैकियावली, जो धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करता है और धार्मिक राज्य और सामंतों की इनकी आलोचना करता है। फिर ऐसे में ही आगे जाके और आता है आपका होब्स, फिर आता है लॉक। ये सारे के सारे बुद्धिजीवी है जो काय का विरोध करते हैं? सामंतवाद का, राजतंत्र का विरोध करते हैं, राजा की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं, नागरिक अधिकारों की चर्चा करते हैं और जनता की बुद्धि को फोड़ के और क्या कर देते हैं? रूढ़िवाद से, सामंतवाद से और राज्य इसके निरंकुशवाद से क्या कर देते हैं? उदारवाद की ओर झुका देते हैं। तो सामंतवाद से जब किस समाज का निर्माण होता है? पूंजीवादी उदारवादी समाज का जो निर्माण हुआ है, तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार किसने की थी? कौन था जो आगे लड़ रहा था? बताओ। ये लड़ रहे थे। होब्स क्या कर रहा था? नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए सामाजिक समझौता करवा रहा था और लेवियाथन की शक्ति को सीमित कर रहा था कि लेवियाथन तभी तक रहेगा जब तक कि जनता का जीवन क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो लोग क्या कर रहा था? लोग तो सरेआम भाग ले रहा था विग पार्टी के माध्यम से और विचार तैयार कर रहा था कि राजा की शक्तियों को क्या किया जाएगा? नियंत्रित किया जाएगा। और देखा हमने, तो ये वो बुद्धिजीवी होते हैं जो अपने समाज के लिए काम करते हैं। तो इन बुद्धिजीवियों का निर्माण बदलता रहता है। ये जैसे जीव है वो क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो ये जैविक बुद्धिजीवी होते हैं, वर्ग से संबंधित होते हैं। ये वर्ग के लिए प्रैक्सिस का काम करते हैं। प्रैक्सिस क्या होता है बताओ? आप बताओ। लोक था वो प्रैक्सिस का था या नहीं था? व्यवहार में देखें तो लोक था ना, वो बिल्कुल आया था, क्रांति का बिल्कुल समर्थक था। चाहे पीटर लॉसलेट स्वीकार नहीं करता है, लेकिन प्रैक्सिस ये क्या करते हैं? नए केवल सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, बल्कि उनको कहां डालते हैं? व्यवहार में भी डालते हैं उनको। ये इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब आ गया कि हमने देखा कि उत्पादन प्रणाली बदलती है तो ये बुद्धिजीवी बदलते हैं।
पहले ये बुद्धिजीवी सामंतों के थे, बाद में लॉक और हॉब्स जैसे बुद्धिजीवी किसके हो गए, एडम स्मिथ जैसे, डेविड रिकार्डो जैसे, ठीक है, जेस मिल जैसे, ये किसके पक्ष में आए, उदारवाद के, और राजतंत्र और सामंतवाद ये सब चला गया। फिर इनके खिलाफ अब कौन से बुद्धिजीवी आएंगे, फिर सावयव बुद्धिजीवी तैयार होंगे, फिर इंटेलेक्चुअल, ये क्या करेंगे, किसके पक्ष में आएंगे, ये सरोहारा के पक्ष में आएंगे। और फिर ये कहां जाएंगे, ये फिर किताबें लिखेंगे, नागरिक समाज में घुसपैठ करेंगे और सरोहारा की, समाजवाद की, मार्क्सवाद की, साम्यवाद की जय जयकार करेंगे। तो ये सारा काम कौन करेंगे, सावयव बुद्धिजीवी। क्योंकि दो प्रकार के बुद्धिजीवी थे, एक जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी जो स्थितियों को सक्रिय रूप से बदलना चाहते हैं वो होते हैं। तो दरअसल अगर समाज में हेजेमनी को समाप्त करना है, बुर्जुआ हेजेमनी को, तो कौन से बुद्धिजीवी तैयार करने होंगे, सावयव बुद्धिजीवी। अब मुद्दा आया कि सावयव बुद्धिजीवी तैयार करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सावयव बुद्धिजीवी तब तैयार होते हैं जब उनको पेट में क्या डाली जाए, उनके रोटी डाली जाए। तो आप बताओ, ये जो कविताएं गाया करता था ये वाला तानसेन, या मुल्ला दो प्याजा बात कहा करता था, टोडरमल काम किया करता था, और सबसे और चलते हैं ये अबुल फजल और फैजी थे, ये फोकट में लिखा करते थे क्या, नहीं, बदले में क्या मिलता है इनको, तात्कालिक जो समाज है, बुर्जुआ समाज है, मान लेते सामंती समाज है, उनको क्या दिया करता है, उनको वजीफे, पैसा, पद दिया करता है। तो ऐसे ही कुछ वजीफे लोग को मिले थे, ऐसे ही मजे कौन किया करता था, बेंथम, और कौन किया करता था, जेएस मिल। ये कभी संसद के सदस्य बन जाते हैं, कभी पुरस्कार मिल जाता है, इन लोगों की सहायता करी जाती है। अब भूखे समाज में कैसे तैयार हो, अब कोई कवि कह दे कि मैं साम्यवाद के गीत गाऊंगा, पर पहले मेरे को गीत गाने से पहले क्या खिलाओ, रोटी तो खिलाओ, तो उसको रोटी कौन खिलाएगा। तो वो कहता है कि बड़ा कठिन होता है साम्यवादी सावयव बुद्धिजीवियों को तैयार करना। तो फिर क्या किया जाएगा कि इंडिविजुअल रूप से हम बुद्धिजीवी तैयार नहीं हो सकते, एडम स्मिथ अलग से तैयार नहीं हो सकता, होब्स अलग से तैयार नहीं हो सकता, तो यहां एक सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक ही व्यक्तित्व का निर्माण कर लेंगे। ये सारे लोग हैं जिनके पास संसाधन है, इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे, साम्यवादी राजनीतिक दल का। तो एक पूरा एक कंप्रेस होकर एक सामूहिक व्यक्तित्व तैयार होगा जिसमें सारे बुद्धिजीवी एक हो जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं रह सकते। इंडिविजुअल तो बुद्धिजीवी होते हैं कि जब उन जिस सोसाइटियों के पास क्या होता है, पैसा होता है, वहां तो इंडिविजुअल बुद्धिजीवी तैयार हो सकते हैं, लेकिन साम्यवाद के लिए इंडिविजुअल बुद्धि, एक एक बुद्धिजीवी को तैयार करना मुश्किल होता है। अब मुश्किल कैसे होता है, उसके पास साधन होते हैं, वो कितना भी पढ़ सकता है, वो कितना भी लिख सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, लेकिन आपके पास रोटी नहीं है तो आप पढ़ोगे या पहले रोटी कमाओगे, रोटी कमाओगे। तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 4 5 10 20 100 50 हजारों लोग होंगे जो छोटे छोटे विचार पैदा करेंगे और उन विचारों को बाद में क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो एक सामूहिक व्यक्तित्व तैयार होगा, और वो सामूहिक व्यक्तित्व होगा, उसको हम कौन सा बुद्धिजीवी बोलते हैं, उसका नाम होगा आधुनिक राजकुमार, मॉडर्न प्रिंस। आ गया कि बुद्धिजीवियों की परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसने स्वीकार किया है, ग्रामशी ने। आज तक तो हम पढ़ते हैं कि आर्थिक तत्वों की भूमिका होती है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं कौन से तत्वों की, वैचारिक तत्वों की भी भूमिका होती है। ये बुद्धिजीवी कौन सा तत्व तैयार करते हैं, वैचारिक तत्व। तो हम कहते हैं कि किसका प्रभाव है, हेगल का प्रभाव है। ये जो बुद्धिजीवी भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्रोचे से उसने ग्रहण किया है। हर एक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, लेकिन वो बुद्धिजीवी का काम नहीं करता। कौन बोला, ग्रामशी बोला। बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परंपरागत, जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, समाज से थोड़ा सा दूर रहते हैं, खाते पीते उसी के हैं, गुण भी गाते, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि हम उसके हैं, और ये समाज को बाहर से समर्थन करते हैं, प्रचलित व्यवस्था के समर्थक होते हैं। दूसरे वो हैं जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। पहले मालिकों के खिलाफ सामंतों के बुद्धिजीवी तैयार हुए, फिर सामंतों के खिलाफ बुर्जुओं के बुद्धिजीवी तैयार हुए, और बुर्जुओं के खिलाफ किसके बुद्धिजीवी तैयार करने पड़ेंगे। ये नागरिक समाज पे कब्जा करते हैं, वो कौन से बुद्धिजीवी, सावयव।
वहां जाके और अपने वर्ग के पक्ष में माहौल खड़ा करते हैं और उसके बाद वहां क्या करवाते हैं, क्रांति करवाते हैं। और एक सामूहिक व्यक्तित्व मार्क्सवादियों को, साम्यवादियों को भी तैयार करना होगा, मॉडर्न प्रिंस। तो अब हम किसकी चर्चा करेंगे, मॉडर्न प्रिंस की। अब हेजेमनी है ना, ये कौन लेके आता है बताओ, हेजेमनी नागरिक समाज के कौन से बुद्धिजीवी, साव्य बुद्धिजीवी, परंपरागत बुद्धिजीवी जो व्यवस्था यथास्थिति और साव्य बुद्धिजीवी व्यवस्था को बदलना चाहते। ठीक, दो प्रकार। फिर ग्रामीण और शहरी बुद्धिजीवी वगैरह भी वो चर्चाएं छोड़ देते हैं एक बार, इतना ही है। ये हेजेमनी की चर्चा की। हेजेमनी है क्या, दरअसल वैचारिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का रूप है हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी। हमने दो प्रकार के बुद्धिजीवी कर लिए। अब साम्यवादी समाज में इंडिविजुअल बुद्धिजीवी करना बड़ा, व्यक्तिगत रूप से बुद्धिजीवी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास संसाधन है नहीं होते। एक सामूहिक व्यक्तित्व तैयार किया जाता है, किसका, मॉडर्न प्रिंस का। अब ये मॉडर्न प्रिंस कौन है, क्या है, अब आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न प्रिंस जो होगा वो होगा साम्यवादी दल। ये लाएंगे समाज में कौन से परिवर्तन लाएंगे बताओ, मानसिक परिवर्तन लाएंगे। ये समाज में कौन से परिवर्तन लाएंगे, वैचारिक परिवर्तन लाएंगे। यानी ये चेतना लाएंगे, कहां से, बाहर से। बुद्धिजीवी लाता है चेतना। हम जब बार बार, अब आप ना एडम स्मिथ को पढ़ो, आप डेविड रिकार्डो को पढ़ो, होब्स को पढ़ो, जेस मिल को पढ़ो, आप रॉबर्ट नोजिक को पढ़ो, रॉबर्ट नोजिक के तर्क पढ़ो, बिल चैम्बरलैन का तर्क पढ़ो, ये वो, आपको पता चल जाएगा कि संपत्ति का अधिकार है वो अत्यंत पवित्र अधिकार है। आप इन सबको पढ़ते पढ़ते ना, उदारवादी पूंजीवादियों को और रॉबर्ट नोजिक को पढ़ो, फिर आपको ये लगेगा कि वाकई में ये सारे लोग क्या कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं कि पूंजी हम अपनी योग्यता से कमाते हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स है, हम दूसरों के लिए थोड़ी कमा रहे हैं। दूसरों के लिए कमा रहे हैं इसका मतलब तो हम फोर्स्ड लेबर कर रहे हैं। फोर्स्ड लेबर को हम क्या बोलते हैं, बलात् श्रम कर रहे हैं, जो हमारी प्रतिबंधित है, कहां, अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर वो करते हैं। हम तो दूसरों के लिए कमा रहे हैं, तो हम लोग यार बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये होता है वैचारिक परिवर्तन। अब आपको ऐसे साम्यवादी दल के विचार तैयार करने पड़ेंगे। साम्यवादी दल विचारकों का समूह होता है, हमें पता है। ये मानसिक और वैचारिक परिवर्तन लेके आते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको लेनिन ने क्या बोला, व्यवसायिक क्रांतिकारियों का हरावल दस्ता। अच्छा आप बताओ, किसी भी देश में सत्ता किसकी होती है? देखिए, तीन प्रकार की सत्ताएं होती है एक समाज के अंदर, यानी तीन प्रकार के बल होते हैं। एक होता है धन बल, एक होता है मानसिक बल, और एक होता है शारीरिक बल। ये तीन प्रकार के बल होते हैं। जिसके पास धन बल होता है उसके पास जरूरी नहीं बुद्धि बल भी हो, बुद्धि बल खरीदता है वो। दूसरा होता है वंश, और तीसरा शारीरिक बल। नेतृत्व कौन करता है समाज में, राजनीति कौन करता है? हाँ, मानसिक बल है ना, ये नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये व्यवसायिक क्रांतिकारी हैं, ये किस बल से होंगे? मानसिक बल से। और मानसिक बल का प्रयोग ये कौन से बल की समृद्धि के लिए करेंगे, अच्छाई के लिए? शारीरिक बल। शारीरिक बल किसके पास होता है? श्रमिकों के पास। पूंजीपतियों के पास क्या होता है? धन बल। और ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, इनके पास कौन सा बल होता है? मानसिक बल होता है। तो दरअसल ये व्यवसायिक क्रांतिकारी होते हैं। इनका व्यवसाय क्या है? क्रांति करना है। ये क्रांतियों का कौन सा दस्ता होता है? सेना में जो दस्ता सबसे आगे चलता है उसको कौन सा दस्ता बोलते हैं? हरावल, वैन गार्ड्स बोलते हैं उनको। ये हरावल दस्ता होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये मजदूरों के अंदर क्या लेके आता है? चेतना लेके आता है। उनकी चेतना में वृद्धि करता है, उनसे क्रांति करवाता है, क्रांति का नेतृत्व करता है, और क्रांति के बाद ये सत्ता पे क्या हो जाता है? काबिज हो जाता है। और ये कौन सा दल है?
साम्यवादी दल। तो किसी भी दल में जो लोग होंगे वो कैसे होंगे बताओ? वो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे, जो उनका काम ही क्रांति करवाना होगा। वो किताबें लिखेंगे, किताबें छापेंगे, अखबार लिखेंगे और हर जगह घुसेंगे। बताओ आपको अगर क्रांति करवानी है तो आपको कौन से समाज में घुसना होगा? ये आधुनिक समाज कहां घुसता है? नागरिक समाज में घुसता है और फिर क्या करवाता है? क्रांति करवाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा मॉडर्न प्रिंस क्या करवाता है। हमने देख लिया मॉडर्न प्रिंस में कौन होते हैं। ये वो पहले हमने देख लिया था कि इसने बदल दिया है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स राजनीतिक दलों को चर्चा नहीं करता, वो चेतना को स्वतः ही पैदा होता है, ये कहता है चेतना बाहर से लानी पड़ती है। ये विचारधारा का डेवलपमेंट करता है ग्रामसी, ये कह रहा है, और नागरिक समाज के माध्यम से। अब हम चर्चा करते हैं, क्या कह रहे थे? हाँ अब आ रहे, वहीं आ रहे। अब ये करते क्या है? ये स्थितियों का युद्ध करते हैं, ये जो बुद्धिजीवी होते हैं। तो क्रांतियां मूलतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, या युद्ध 2 प्रकार के होते हैं। ग्रामसी कहता है 2 प्रकार के युद्ध होते हैं। युद्ध कह लो या क्रांति कह लो। एक होता है वॉर ऑफ सिचुएशन, स्थितियों का युद्ध, और दूसरा होता है दांवपेच का युद्ध या गतिशील युद्ध, वॉर ऑफ मैनोवर, दांवपेच या गतिशील युद्ध। पहले इसकी कर लेते हैं, ये कौन सा युद्ध होता है, कौन सी क्रांति होती है? जब 2 वर्ग सीधे युद्ध करते हैं तो कौन सा युद्ध होता है? दांवपेच का युद्ध होता है, गतिशील युद्ध होता है, सीधे भिड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ये पिछड़े समाजों में हो सकता है, कृषि प्रधान समाज जो होते हैं या अर्ध औद्योगिक देश होते हैं, कृषि प्रधान समाज, वहां 2 वर्ग सीधे बढ़ते हैं। इसको हम कैसी बोलते हैं? प्रत्यक्ष क्रांति बोलते हैं, एक्टिव रिवॉल्यूशन बोलते हैं, प्रत्यक्ष क्रांति कहते हैं। इसमें 2 वर्ग सीधे भिड़ते हैं। और ऐसे ही दांवपेच या गतिशील जो युद्ध हुए थे वो 1917 में कहां हुआ था? रूस में। और 1949 में कहां हुआ था? चीन में। 2 वर्ग सीधे लड़ते हैं। अब आ गया स्थितियों का युद्ध। ये अलग प्रकार का युद्ध होता है। जो विकसित औद्योगिक देश है, वहां ये युद्ध नहीं हो सकते, दांवपेच वाले गतिशील युद्ध, क्योंकि वहां पहले एक पैसिव रिवॉल्यूशन करनी होगी, निष्क्रिय क्रांति। एक होती है सक्रिय क्रांति, एक होती है निष्क्रिय क्रांति। सक्रिय क्रांति में सीधे लठ निकाल लिए जाते हैं, निष्क्रिय क्रांति में पहले क्या लगाया जाता है? दिमाग लगाया जाता है। तो विकसित औद्योगिक देशों में आप सीधे ये युद्ध नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते बताओ आप? क्योंकि वहां नागरिक समाज इतना शक्तिशाली होता है कि वो मजदूरों को, सर्वहारा को यानी उपाश्रित को क्रांति करने ही नहीं देता। तो वहां पहले किस पे कब्जा करना पड़ेगा? नागरिक समाज पे कब्जा करना पड़ेगा। तो पहले आप सीधा लठ नहीं निकाल सकते, पहले दिमाग बदलो उनका। तो पहले मेंटल रिवॉल्यूशन करवाना पड़ेगा और फिर वहां फिजिकल रिवॉल्यूशन होगी। तो यहां पहले एक्टिव क्रांति नहीं होगी, बल्कि पहले कैसी होगी? पैसिव क्रांति होगी। पहले वहां एक निष्क्रिय क्रांति करनी पड़ेगी। निष्क्रिय क्रांति का तात्पर्य है कि पहले आपको तैयार करना होगा मस्तिष्क, और जैसे ही आपके मस्तिष्क में क्रांति घुस जाती है, अब उसके बाद आप क्रांति करने के लिए तैयार है। तो क्या आप सीधा ये कह दो कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, चलो लठ निकाल लो, उनके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उनके मस्तिष्क में तो पहले ही बुर्जुआ समाज ने कौन से विचार घुसा दिए हैं? पूंजीवादी, और उनकी वैधता स्थापित कर दी है, उनके दिमाग में और हृदय में बिठा दिया कि पूंजीवाद से अच्छी कोई प्रणाली नहीं है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि महिलाएं जैसे ही आती है, शादी हो गई,
वो आते ही ये नहीं देखती कि सास अच्छी है या बुरी है, पहले ही निकाल लेती है घोटड़ा आ जाकर, हाँ तू रसोई में घुस के देख, ये करके देख वो। ये क्यों होता है ऐसा बताओ? क्योंकि पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जाती है कि सास एक बुराई का प्रतीक है। ठीक है। या फिर कोई भी लड़की है वो अपनी मां के सामने क्यों नहीं बोलती? क्योंकि ये कहा कि मां देवी है, और लड़कियों के दुख सिर्फ कौन समझती है? मां। जबकि सासू भी तो क्या होती है? एक मां ही होती है। नहीं, वो मां नहीं होती, वो तो सासू होती है क्या? तो ये सब क्या है? तो अगर इन को मां के खिलाफ करना होगा तो उनके क्या बदलने होंगे? मस्तिष्क। और सासू के पक्ष में करना होगा तो पहले क्या बदलना होगा? इनका मस्तिष्क। इनके हथियार छुड़ाने, क्रांति रोकनी है तो उन्हें तो क्रांति करती ही है। चलो हम उल्टा सोचते हैं अब कि पहले किस पे कब्जा करना होगा? नागरिक समाज के ऊपर। तो ये पहले सक्रिय क्रांति, पहले निष्क्रिय क्रांति होगी, फिर सक्रिय क्रांति होगी। तो युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्थितियों का युद्ध और एक होता है दाव पेच का युद्ध। इसी संदर्भ में ग्रामसी जेल के अंदर था। हो सकता है इटली की जेल अच्छी जेल होती, वो अखबार भी आते होंगे, उसको पता भी चलता था बाहर की चीजों का। भाई 1927 में कहां चला गया था? ये जेल में गया था। और तब तक गांधी जी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पे छा चुके थे, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन, वो असहयोग आंदोलन कर चुके थे। तो ये कहता है कि ये गांधी जी क्या कर रहे हैं भारत के अंदर, कि गांधी की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? मिश्रित है। वो सैन्य लड़ाई करते हैं राजनीतिक धरातल के ऊपर। वो पहले ना कौन सी क्रांति कर रहे हैं? निष्क्रिय क्रांति कर रहे हैं, जिसके तहत वो पहले भारतीयों के मस्तिष्क में भारतीय समाज, इसका इतिहास, इसकी प्रशंसा घुसा रहे हैं। जब गांधी जी ये कह रहे हैं कि भारतीयों तुम अंग्रेजों से इतना डरते क्यों? संख्या बल में हम इतने हैं कि अगर हम थूकेंगे तो एक समुद्र तैयार होगा जिसमें सारे अंग्रेज डूब जाएंगे। अंग्रेज इतने ही थे। तो इसका तात्पर्य वो पहले उनको मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, गांधी जी घूम घूम के पहले माहौल बनाते हैं, फिर कहते तुम हड़ताल कर दो, तुम रास्ता रोक दो, तुम हिजरत कर दो। उसके बाद उनको कौन से धरातल पे उतार देते हैं? हाँ, तो वो कहता है कि साथ में तो मस्तिष्क तैयार हो रहे हैं, लोगों को अंग्रेजों की खिलाफत करना सिखाया जा रहा है, उनमें राष्ट्रवाद का प्रचार हो रहा है, सत्य और अहिंसा के ज्ञान दिया जा रहा है उनको, भारत की जो पुरानी उपलब्धियां हैं वो और वैश्विक परिस्थितियों को समझाया जा रहा है। साथ साथ उनको कहा जा रहा है कि जैसे ये तैयार होते हैं, योद्धा तैयार होते हैं, उनको कहां झोंक दिया जाता है? अंग्रेजों के खिलाफ संघर्षों में झोंक दिया जाता है। तो ये कहता है गांधी का तरीका ना बिल्कुल कैसा तरीका है? सही तरीका है कि पहले ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं करें आप तो क्या होता है? तो क्या 1857 की क्रांति हम चर्चा कर रहे हैं? 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? हमने सीधे ही क्या शुरू कर दिया था? झगड़ा शुरू कर दिया था। जनता को साथ नहीं लिया, जनता को समझाया नहीं, और दो वर्गों के नेतृत्व आपस में भिड़ पड़ा, तो क्रांति फैल हो गई हमारी। तो पहले क्या करो? आप निष्क्रिय क्रांति करो, और फिर कैसी क्रांति करो? सक्रिय। पहले मस्तिष्क बदलो, फिर युद्ध की शुरुआत करो। तो हमने स्थितियों का युद्ध किया और दाव पेच या गतिशील युद्ध की हमने चर्चा की, गांधी की भी चर्चा कर ली। कल थोड़ा बहुत जो ग्रामसी बच गया है उसकी क्या कर लेंगे? चर्चा कर ले। ग्रामसी बहुत ज्यादा नहीं बचा है, कोई 15-20 मिनट, आधे घंटे का बचा, वो कल चर्चा करें। नमस्कार। राव साहब कह रहे हैं नमस्कार कह दो। नमस्कार।